हर महादेव। फिर से एक बार अतुल केडिया। मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। मेरे जो पिछले 3 वीडियो मैंने डाले अतुल केडिया सनातन में, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक्चुअली कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी कि आप जिस तरह बातें करते हैं और जिस तरह अपनी बातें रखते हैं, लोगों को पसंद आएगा आपको सुनने के लिए। तो आप अपना काम जारी रखिए। लेकिन मैं थोड़ा मैं डिले इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा आराम से सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो करंट सिचुएशन जो सिक्योरिटी को लेके है, और जो हमारे जब से ये नुपुर शर्मा का एपिसोड हुआ है उसके बाद 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रिसेंटली प्रवीण नटारू करके एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई, जो कर्नाटक से, और उसके वजह से बहुत बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज़ भी है और उन्होंने मास रेजिग्नेशन भी देना चालू कर दिया और वो कुछ प्रेशर भी कर रहे हैं एक्चुअली। और मैं बहुत सारे मैं वीडियो भी देखता हूँ जो इस टाइप की जो चैनल चलाते हैं और जो कमेंटेटर करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो हिंदू सनातनी के लिए बातें करते हैं। तो मोटा मोटा कुछ बातें उभर के आती है जिससे मुझे लग रहा है कि सभी लोग बहुत डिस्टर्ब है एक्चुअली। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये वीडियो स्पेसिफिकली इस बात को एड्रेस करते हुए मुझे बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने जो बोला सनातन की स्टोरी और हिंदू राजाओं की स्टोरी, उसका मकसद भी यही है, आपके अंदर शौर्य पैदा करने का, आपके अंदर वो हिम्मत लाने का, आपके अंदर जो पावर है, जो मैंने बोला ना न्यूक्लियर पावर जो है, और जो कम्युनिटी स्ट्रांग होती है उसको कभी अपना पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी वो स्ट्रांग कहलाती है एक्चुअली। और दूसरी बात, हिंदू सनातनी ये जो लोग हैं, ये सिविलाइजेशन लोग हैं। सिविलाइजेशन मेरे सांस्कृतिक लोग हैं एक्चुअली। तो सांस्कृतिक जो लोग होते हैं ये एक जैसे एक वर्शिप होता है। वर्शिप में क्या होता है, एक बड़ी वर्शिप होती है, उसमें 25-50 प्लेन होते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं, उसमें न्यूक्लियर मिसाइल भी होती है, टॉर्पेडोज होते हैं, अलग अलग टाइप की उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, लोग भी होते हैं, आर्मी वगैरह नेवी वगैरह के लोग होते हैं। और इस वॉरशिप को अगर टर्न भी मानना पड़े ऐसा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज है, बराबर है। और अगर कोई ये वॉरशिप पे अटैक भी करेगा तो सोच समझ के करेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत तरह के वेपन्स आ सकते हैं, सही है। लेकिन आप एक बात सोचो, समझो ये वॉरशिप कहीं अफ्रीकन वाटर्स जो है वहाँ से गुजर रही है, और वहाँ पे तो आपको मालूम है ना, कुछ सोमालिया ऐसा कुछ है, सोमालिया में कुछ है जो पायरेसी करते हैं। उनका मॉडल ऑफ वेल्थी पायरेसी है। वहाँ पे वो लोग शिप्स को अटैक करते हैं, मर्चेंट जो होती है शिप, उनको अटैक करते हैं, उनको बंदी बनाते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं। तो रैंसम मनी जब पे होता है तो उनका वेल्थ होता है। अब सोचो, ऐसे एक पायरेट बोट अगर ये वॉरशिप को अटैक करेगी तो क्या होगा।
क्या आप सोच रहे कि व्हाट्सएप उस पर ब्रह्मोस मिसाइल डालेगा? क्या आप सोच रहे कि वो उस पर व्हाट्सएप एक टॉर्पेडो डालेगा? नहीं, व्हाट्सएप उनको एक लोकल लेवल में उनके ही जो 4-5 सोल्जर एक बोट में वो व्हाट्सएप से उतरेंगे, उसको टैकल करेंगे, वेरी स्मॉल ऑफ वेपन से टैकल करेंगे। उसी तरह एक हिंदू सनातनी ये सिविलाइजेशनल पर आदमी है एक्चुअली। हिंदू के अंदर ए पीसफुल कोएजिस्टेंस लिविंग सेंचुरी से आ रहा है एक्चुअली, और सनातनी धर्म आनंद से जीने के लिए वो उसका बेसिस है, फाउंडेशन है। और जब भी आनंद से रहने के लिए जब कुछ तकलीफ होती है, हमारे पुराने ज़माने में भी, क्योंकि पुराने ज़माने में जो असुर लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी महादेव जो शिव भगवान की कुछ आराधना करेंगे, कुछ बहुत ही पेरेंस करेंगे और फिर उनसे कुछ बूंद ले लेंगे, और वो बूंद की ताकत पे रावण ने बूंद लिया, महिषासुर ने बूंद लिया, सभी लोग कुछ बूंद लेते हैं। बूंद मतलब क्या, ऐसा कुछ मतलब जो एक पेरेंट्स के बाद में जो फल में कुछ मिलता है कि बोलो क्या चाहिए आपको, तो वो जो बूंद होता है, तो रावण ने भी बूंद मांगा था, बराबर है। उसकी नाभि में ही जब तीर लगेगा तो ही वो मरेगा, ऐसा कुछ था, जो बाद में लास्ट में विभीषण ने राम को बताया कि हाँ आप तीर मारो। वैसे अलग अलग सब पूर्ण है। अभी ऐसी शक्तियाँ से लड़ने के लिए जब कुछ होता है तभी ही अवतार आते हैं, क्योंकि अवतार को भी ये काम करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सुन रहा हूँ, थोड़े लोग अभी हिंदू सनातनी परेशान है, और मैं कुछ कमेंटेटर को सुन रहा हूँ, सब बोल रहे काल की अवतार कब आएंगे, काल की अवतार कब आएंगे। अरे भाई, आपके घर में 4 मच्छर घूम रहे हैं एक्चुअली, तो आपको कावल की अवतार चाहिए? हाँ, गुड नाइट सुना नहीं है, कछुआ अगरबत्ती सुनी नहीं है, कावल की अवतार आएंगे? तो भैया ये सोचो, अवतार कब आता है? जब अवतार को लड़ने के लिए वो जो शक्ति अवतार की होती है, उस सामने असुर वाले के भी उतनी शक्ति होती है, तब आते हैं अवतार। लेकिन आप तो बोलेंगे भाई मेरे बेडरूम में 4 मच्छर घुस गए, कल के अवतार कब आएंगे? हाँ, मजाक बना रखा अवतार का। तो ये मैं ये सब देख रहा हूँ एक्चुअली, कि मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो हो रहा है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये जो जैसे एक मच्छर का गुड नाइट सोल्यूशन, ऐसा ये समस्या का भी सोल्यूशन है, अगर हम लोग उस पर अपना माइंड अप्लाई करें और उस पर हम काम करें। ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा मैं परेशानी ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज़ है, मोदी जी से नाराज़ है एक्चुअली। और अभी ये जो कार्यकर्ता ये जो अभी 6 हत्या हो गई, मोदी जी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है एक्चुअली। और उस तरह से सुनी कंप्लेंट है। अभी मैं दूसरा ये भी देखा, अभी कुछ नेशनल फ्लैग लगाना है और कुछ ऑर्डर चले गए, किसी कोई मुस्लिम ओनर है फ्लैग मेकिंग कंपनी, उसको मिल गया, तो उस पर भी थोड़ा हंगामा चल रहा है, और बहुत सारा और अलग अलग हंगामा चल रहा है। लेकिन मैं अभी एक्चुअली इसको कैसे समझाऊँ एक्चुअली, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर मैं जब कुछ समझाता हूँ, बोलता हूँ आपको दिलासा देने के लिए, तो वो उसकी वजह से कुछ हमारे जो सीक्रेट होते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है?
और हमारा हमारे जो हम जिनको भी टैकल करना चाहते हैं वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि जब जब इतना सारा निकल गया है, अभी अभी सब इतना सारा डोमेन में आ गया है, अभी वो भी मैंने देखा वो जो पीएफआई का कोई डॉक्यूमेंट मिला है एक्चुअली 2046 में एक्चुअली उनको भारत को इस्लामिक बनाना है। ये सब बहुत सारी बातें आ रही है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली? देखो मैं थोड़ा अपना एनालिसिस करता हूँ। ये पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला। वो चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पुलिस को मिले, वो चाहते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में आए, बराबर है। और फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो लिखा है वही उसी तरह से ये जो अभी हत्याएं हो रही है वो सब उसमें सब पैरेलल दिख रहा है सब एक्चुअली। जो डर बैठाना है हिंदू में ये सब उसमें लिखा है एक्चुअली, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा आपको इशारे में बातें करूँगा। आप लोग जो जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी है एक्चुअली। मैं थोड़े इशारे में बात करता हूँ एक्चुअली। हमारे 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 पास कुछ प्लस पॉइंट है एक्चुअली। प्लस पॉइंट ये है कि हिंदू लोग पहले पहले एक बात समझाऊँ मैं आपको एक्चुअली। मैं खुद सनातनी हिंदू है एक्चुअली, बराबर है। मैं है ना कभी सोच भी नहीं सकता किसी हिंदू को मेरा दुश्मन बनाने के लिए। इतनी ताकत है हिंदू सनातनी में एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, ये हमारी जो ताकत है उसका हमको अंदाज़ा नहीं है एक्चुअली। हम हमारी सब ताकत को भूल गए एक्चुअली। पहली बात ये है एक्चुअली। तो पहले तो ये हमारी ताकत को हमको वापस लाना है एक्चुअली। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, ये लोग अभी जो आप बोल रहे हैं कि पीएफआई डॉक्यूमेंट से ही ये सब हो रहा है एक्चुअली, जो हत्या हो रही इधर हो रहा है, तो उसके सामने ये गलतियां है एक्चुअली। ये जो गलतियां ये लोग कर रहे हैं उसी तरह हिंदू सामने जाग रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपने देखे राजस्थान में कितने कितने मतलब मार्चेस हुए, कितनी जगह हिंदू जमा हो गए। ऐसा ही नहीं होता है ना, पहले तो नहीं होता था, अब कैसे हो गया? तो मतलब ये है कि ये ऐसे ही गलतियां होती रहेगी और ऐसे ही हिंदू जागते जाएंगे, ऐसे ही हिंदू खड़े होते ही जाएंगे एक्चुअली। तो पहली तो यह पॉजिटिव बात है एक्चुअली, बहुत ही पॉजिटिव बात है एक्चुअली। और दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ हिंदू को वोट के लिए बैठे हैं, उनको बाकी हिंदू की फिक्र नहीं है। थोड़ा इससे मैं डिफर करता हूँ मेरे भाई। मैं उल्टा बोलता हूँ, बीजेपी आपको वोटर की तरह यूज करते हैं, भाई आप उल्टा कीजिए। आप सनातनी हिंदू लोग, आप उल्टा काम कीजिए, आप बीजेपी को यूज कीजिए एक्चुअली। बीजेपी आपको क्यों यूज करेगी एक्चुअली? आप बीजेपी को यूज कीजिए। और जब से मैं जानता हूँ, जब मैं घूम रहा हूँ एक्चुअली, हाँ, ये जो सनातन वैदिक परंपराओं को जो रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे हिसाब से वो मलीच है एक्चुअली। और वो मलीच में कोई भी हो सकता है। जो भी वैदिक सनातन परंपरा को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसका इंसल्ट करता है, वो मलीच है एक्चुअली, बराबर है। तो ये जितने मरीज है ये दुनिया में, ये सारे लोग बीजेपी को हेट करती है, ये सारे लोग मोदी और शाह को हेट करती है, ये सारे लोग योगी जी को हेट करती है, ठीक है। तो क्या आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप बीजेपी को बार बार लाइए। मैं तो सनातनी हिंदू को आह्वान करता हूँ कि आप बीजेपी को यूज कीजिए। बीजेपी को आप 1000 साल तक लाइए, 1000 साल तक, 50 साल छोड़ दो, 1000 साल तक
2022 से लेके 2022 तक बीजेपी का राज रहेगा, कर दो। जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप बीजेपी को मिस कीजिए। मैं ये भी कहीं कहीं सुनता हूँ कि ऑल्टरनेटिव क्या है। अरे भाई, ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? अभी थोड़ा मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाऊँगा। देखो, डिफरेंसेस कहाँ आते हैं। कुछ चीज़ें होती है स्ट्रेटेजीज, कुछ चीज़ें होती है टैक्टिकल, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में जो चीज़ें होती है उसमें क्या आता है? आज की तारीख में मेजर मोटा मोटा वो है पावर, पॉलिटिकल पावर। तो ये जो पॉलिटिकल पावर जब तक बीजेपी के पास रहता है, और बीजेपी के पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स है उधर उनका एक रूल आ जाता है, ये तो पहले होना चाहिए। देखो, मैं आपको सीधी बात करता हूँ, है ना। आप बीजेपी को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि बीजेपी का मॉडल कहीं आपको कहीं सक्सेस दिखता है, तो आपको वो मॉडल कहीं और रेप्लिकेट करना है। वो लोग क्या करते हैं, उनका मॉडल कहीं सक्सेसफुल है, वो लोग वो मॉडल कहीं और रेप्लिकेट करना चाहते हैं। मैं आपको दो मॉडल बताता हूँ। एक मॉडल है केरला का है। अभी मैं केरला में 4 साल मैंने काम किया है। उसमें जो 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 2021 में मोपला राइट्स जो हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। ये मोपला लोग कौन है? ये अरब से आए हुए जो व्यापारी थे, जो 17 जो मतलब 1730 35 40 वो टाइम में जो आए हुए थे एक्चुअली। क्योंकि इंडिया का तो बिजनेस स्पाइसेस वगैरह, पीसीज ज्वेल्स, ये तो चलता था एक्चुअली। तो ये लोग 1930 वो टाइम से आके सेटल हो गए थे। तभी वो टाइम में हिंदू राजा ने वहाँ कैलिकट में मॉक्स बनाया, और उसके लिए ज़मीन और पैसा सब ध्यान में दिया। सबसे पहली मॉक्स इंडिया में कैलिकट में बनी। तो मोपला में 1921 में जो मोपला राइट्स, उसमें जो नायर लोग थे जो केरला के, उनके बहुत सारी ज़मीनें मलिक लोग ने छीन ली, और उनका कत्लेआम हुआ। 10,000 के आसपास लोग मर गए उसमें, और बहुत सारी बातें हुई। आप दूसरे वीडियो गूगल कीजिए, वहाँ पे मोपला राइट्स लिखिए, आएगा आपका सब डिटेल। तो उसके बाद ये ज़मीन जब मलिक लोग के पास आ गए, उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जब भी ये 47 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसी टाइम में आसपास ये कम्युनिस्ट पार्टी पे आ गई वहाँ पे, और तभी से यही चल रहा है। ये कम्युनिस्ट लोग, ये जो मुस्लिम वोट, और जो कम्युनिस्ट हिंदू। केरला का मैं आपको डेमोग्राफी बताऊँ क्या हो रहा है वहाँ पे 55% हिंदू है, ठीक है। 30% शायद मुस्लिम है, और कुछ 15% क्रिश्चियन लोग हैं। अब ये क्रिश्चियन लोग भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट में डिवाइडेड है। हिंदू तो जो 55% में से ऑलमोस्ट 40% हिंदू केरला के वो कम्युनिस्ट है। और मुस्लिम लोग को तो है वीटो पावर। वो जब उनका वोट जब स्विंग हुए तब एलडीएफ आएगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और जब उनका वोट इस तरह स्विंग है तो यूडीएफ आएगी, जिसमें कांग्रेस मेन पार्टी है। ये चल रहा है सालों साल से एक्चुअली। ये उनका सक्सेस मॉडल है वहाँ पे एक्चुअली। वहाँ पे केरला में सब मेजर प्रॉपर्टीज मुस्लिम लोग के पास है। मैंने वहाँ पे 4 कॉलेज में पढ़ा है, वो सारे ओनर्स मुस्लिम थे, बराबर है। और उन लोग का ये मॉडल इतना सक्सेसफुल, जितने मोटे बड़े बड़े बिजनेस सब मुस्लिम के पास है, हिंदू लोग के पास पैसा ही नहीं है।
और जो कम्युनिस्ट हिंदू है वो लोग भी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत उनको जो कहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं उसी में कमाते हैं एक्चुअली। बाकी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वो नहीं करते हैं एक्चुअली। तो ये उनका सक्सेस मॉडल है। तो ये लोग ये मॉडल रिप्लिकेट करना चाहेंगे। आप जो वो जो देख रहे हैं ना PFI 2041, उनको इस्लामिक कुछ नहीं करना, उनको वही केरला मॉडल करना है पूरा इंडिया में। उसको आप इस्लामिक बोलो या कुछ भी बोलो, वो सेम मॉडल उनको चाहिए जिसमें उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो और जो लैंड ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास हो और सब मेजर बिजनेस उनके पास। इट इज़ मनी ओरिएंटेड, पॉलिटिकल पावर ओरिएंटेड regime। अब कुछ पॉकेट में वो कर रहे कोशिश, वो मलापुरम में कुछ जगह पे वो जब भी ये रमजान का महीना होता तो उन्होंने कुछ स्कूल में बच्चे लोग को बोला अभी दिन में खाना नहीं देने का, कर रहे थे। लेकिन हिंदू लोग वहाँ जाके उन्होंने फाइट किया, हंगामा किया, कुछ किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। चल रहा है वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जितने भी हिंदू हैं वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल ये लोग अब वहाँ से PFI स्ट्रांग हुआ और वो अभी PFI पूरे इंडिया में फैल गया एक्चुअली। और PFI का क्या मॉडल है, वो PFI टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये जो उनका काम करने का बहुत सिस्टमेटिक तरीका है एक्चुअली। वो लोग पूरे मतलब टीचर्स वगैरह ये जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो मॉडरेट लोग हैं उसमें उन लोग उनको रिक्रूट करते हैं और वो धीरे धीरे वो लोग काम कर रहे हैं। और कभी कोई हो जाता है, मतलब जैसे कोई एजिटेशन करना, जैसे अभी ये हिजाब, जो हिजाब कंट्रोवर्सी होगा तो उसमें क्या करते हैं ये लोग जाके ये सबको सिखाते हैं, ये करो वो करो, ये करके धीरे धीरे वो क्रिएट करते हैं सब। उसमें उनकी एक कुछ कैंपस फ्रंट इंडिया भी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये मॉडल उनको रेप्लिकेट करना, उसी तरह ये TMC का मॉडल है जो बंगाल में है। मैं एक्चुअली है ना, मैं सब काम कर रहा हूँ। मैं 2 बार डिस्टर्ब हो गया था। पहली बार वहाँ जब डिस्टर्ब हो गया था जब वो CA की प्रोटेस्ट चल रही थी, तो वो CA के प्रोटेस्ट के बाद में ये शाहीन बाग का हो गया और फिर वो सब कोरोना के बाद में उठ गए, तो मैं थोड़ा उसमें से बाहर आ गया। लेकिन फिर जब TMC का बंगाल का इलेक्शन हुआ और मई 2 के बाद जो तांडव हुआ वहाँ पे, उसके बाद मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और ये क्या हालत है इंडिया के, एक हिंदू वोटर, सिर्फ हिंदू वोटर है सिर्फ, और एक BJP का हिंदू कार्यकर्ता है, क्या हालत है। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो हमारी जो डेमोक्रेसी है ये फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ये तो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उनकी पुलिस, और जो चीफ मिनिस्टर की आइडियोलॉजी वो हिसाब से पुलिस काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्सेप्शनल केस में ही इंटरवेन कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। उस टाइम भी लोग नाराज हो गए कि मोदी साहब और साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अभी ऐसा है ना, मैं मोदी साहब का और शाह साहब का कुछ बड़ा वो तो नहीं हूँ, मैं उनको डिफेंड करना का मेरा काम नहीं है एक्चुअली। लेकिन मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि ये जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो शाह साहब ने और मोदी साहब ने देखा कि अभी ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को डिस्टर्ब करने के अपोजिशन के पास बहुत ताकत है, पैसे की कमी नहीं है, फूड वर्कर्स अवेलेबल है, तब से BJP बैकफुट पे खेल रही है। और थोड़ा मैं मोदी साहब के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा एक्चुअली। लोग समझेंगे कि मैं
मालूम नहीं कुछ बातें करते हैं, लेकिन मैं अभी उसकी फ़िक्र नहीं करने वाला। मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मोदी जी एक्चुअली 2001 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उनका पहला एमएलए भी बनने का टाइम था। फिर 2002 का जो गुजरात का जो हो गया, जो 59 कार सेवक को गोधरा में जला दिए, और उसके बाद जो हिंदू लोग ने बैकलेस किया और जो राइट्स हुए, और पूरा मीडिया ने मोदी जी को कटहरे में डाल दिया कि आप जिम्मेवार है आपने। और उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर, वो जो संजीव भट्ट है और 2-3 जन ने ऐसा बोला, मैं मीटिंग में था, मोदी साहब ने बोला कि गुस्सा को अलाउ करो, तो थोड़ा मैं भी डाउट में आ गया था। मैं बोला क्योंकि मैं है ना, मैं बिल्कुल खिलाफ है एक्चुअली। मैं है ना, मेरा जैसा सेकुलर बंदा आपको मिलेगा नहीं एक्चुअली। समझ में आया? हाँ, मुझे इनोसेंट लाइफ लॉस होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली। अगर आप थोड़ा ये भी सोचो एक्चुअली, कभी ये भी सोचो, आप हिंदू सनातनी है ना मेरे भाई लोग, अभी हम लोग डेमोक्रेसी में है जरूर, लेकिन थोड़ा ये भी सोचो, अगर राम आज आ जाएंगे और समझो भारत के कोई जगह चीफ मिनिस्टर है और कोई जगह प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको लगता है वो किसी से नाइंसाफी करेंगे? आपको लगता है? नहीं, ये पावर है एक्चुअली। मैं एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कभी है ना सनातनी सोचो, अगर राम आ जाते, आप बोलते हैं ना अवतार को छोड़ दो, अवतार नहीं, एक सामान्य मनुष्य, लेकिन राम की प्रॉपर्टीज, जो उनके गुण थे, हाँ, जो 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 उनका डिसिप्लिन था, और उनका जो उनका जो चरित्र था, जो जिस तरह वो बातें करते थे और जो भी वो काम करते थे, एक धोबी के कंप्लेंट पे उन्होंने किया, ये सब जो भी बातें आप सुनते हो, तो वो क्या करते हैं? तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि मुझे भी थोड़ा ये जो मीडिया ने कैंपेन चलाया, और ये कांग्रेस ने, अभी देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के खिलाफ सब वो कर दिया कि अभी कुछ नहीं है। पहले तो सीट ने किया था, लेकिन बाद में भी वो अपील कर रहा था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की कि भाई ये लोग तो सब फैब्रिकेट कर रहे हैं, एविडेंस बना रहे हैं, ये तो स्टोरीज बना रहे हैं, कहीं पे मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और थोड़ा ये कांग्रेस का तीसरा सेटलमेंट का थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया है। वो क्या तीसरा सेटलमेंट क्या सोच रही थी कि भाई एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज उसके पास में है, लेकिन वो जो राघवन साहब जो सीट के जो वो थे चीफ, वो ऑनेस्ट निकले, तो थोड़े वहीं पे हम लोग सनातनी को वहीं पे परमात्मा हमको हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली। थोड़ी स्मॉल मर्सीज आ रही है हमारी तरफ एक्चुअली। तो अब मोदी जी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मोदी जी के ऊपर कितना बड़ा भार आ गया एक्चुअली। आप सोचो, चीफ मिनिस्टर पहली बार 2001 में, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, ऑन द वे वो सब सीख रहे हैं एक्चुअली। उनकी कोई उसके पहले 2001 से पहले उनकी कोई गवर्नेंस की ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन एक डेडिकेशन है, जो 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 हार्ड वर्क उनके पास आया, एक आरएसएस का वर्कर को होने के नाते जो वो कर रहे थे, जो बीजेपी का भी जो काम कर रहे थे, उसमें उनको जो भी नॉलेज आया, और उसमें एक 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 डेडिकेशन। मैं आपको एक दूसरी टिप्पणी करता हूँ। समझो 1947 से ये अभी जो 2014 का जो चल रहा है एक्चुअली, वैसे ऐसी प्रो हिंदू गवर्नमेंट 1947 से चलती थी। तो मालूम में क्या होता था, मोदी साहब को एक त्रिपुरा जैसी छोटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी मुश्किल हो जाता था।
क्योंकि 47 से जो बड़े बड़े लीडर्स जो सनातनी टाइप के इतना इतना काम करके लीडरशिप का लेवल इतना ऊंचा पहुंच जाता था, तो मोदी साहब जो सिर्फ RSS का काम कर रहे हैं, यहाँ पूरे देश में घूम रहे हैं, बीजेपी का छोटा छोटा काम कर रहे हैं, वो तो उनको तो त्रिपुरा जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर मुश्किल से मिलता था। तो गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य है एक्चुअली। देखो ये मैं ये रिस्क ले रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा केवेट भी है 47 से बीजेपी टाइप की गवर्नमेंट होती तो 2001 में मोदी जी त्रिपुरा स्टेट के भी मुश्किल से चीफ मिनिस्टर बनते। अब देखो 2001 से संभाल लिया, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में आए, और फिर देखो वो टाइम में 2013 में भी जिन्होंने सोचा, अभी मुझे याद नहीं किसने प्रपोज किया, मोदी जी को वो कैंपेन हेड बना दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर 5 साल उन्होंने गवर्नमेंट चलाई 2014 से 2019, और 19 में वो हैंड्स ऑन जीत गए। और वो टाइम में भी मैं आपको एकदम ऑनेस्टली सब बातें बोलूँ, मैं दिल से बोलूँगा एक्चुअली। कुछ नोटबंदी के कुछ एडवर्स कुछ रिएक्शन आए थे और कुछ GST का आया, तो वो टाइम में थोड़ा वोटर जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा मोदी साहब के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन फिर वापस परमात्मा ने वो पाकिस्तान के थ्रू वो पुलवामा करवाया, और फिर वापस वही मोदी जी ने अपने मिजाज से बालों को एक्सट्रैक्ट किया, तो फिर वोटर को फिर लगा कर नहीं ये हमारा नेशनल हीरो है और हमारा ये सिक्योरिटी पूरा ये हमारा कर सकते हैं, तो उनको हैंड्स ऑन 2019 में जिता दिया। लेकिन ये जो 303 सांसद मिले, ये ना बहुत, मैं कमेटी को देता हूँ, हमको आपने 303 सांसद दिए, अब और क्या चाहिए भैया? जरा आराम से मेरी बात सुनो। अब मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है एक्चुअली कि सब लोग सब बातें बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन उसका जो तात्पर्य या ग्राउंड पे उसका क्या असर होता है वो उसके बारे में फिर भूल जाते हैं। यही सारे कमेंटेटर बोलते रहते हैं कि भी ये कम्युनिस्ट टाइप का लोग है भारत में, वो लोग पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पकड़ के बैठे हैं, JNU में उनका राज चल रहा है, उन्होंने सब किताबें में सब डाल दिया है, एंटी हिंदू बोलते रहते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पे भी कुछ असर होता है ना, वो क्यों भूल जाते हैं? तो ये यही कम्युनिस्ट फोर्स है, और यही जो इस्लामिक जो पार्टियां है, जो प्रो इस्लामिक पार्टी है, जो प्रो मुस्लिम पार्टी, जो भी सेकुलर पार्टी बोलो, कांग्रेस बोल दो या TMC बोल दो या जो भी बोल दो, इनकी ग्राउंड पे ताकत है एक्चुअली। और वही ताकत जब दिखती है जब उन्होंने देखा CAA प्रोटेस्ट के टाइम में, CAA में क्या था? कुछ नहीं था एक्चुअली, उसमें मुस्लिम के अगेंस्ट, इंडियन मुस्लिम के अगेंस्ट तो कुछ नहीं था, लेकिन उनको दिखाना था। और ये चीज़ मैं आपको मैं थोड़ा बताता हूँ एक्चुअली। मैं 4 साल केरला में रहा, बराबर है, रहा वहाँ रह के काम किया मैं वहाँ पे प्रिंसिपल भी था, तो 2 बार कॉलेज में, और दो बार कॉलेज में मैं प्रोफेसर था एक्चुअली। और वहाँ के टीचर से और किसी से मैं बात करता, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि आपका मोदी कुछ नहीं कर सकता, आपका अमित शाह कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं करने देंगे। मैं बहुत बार सोच रहा था, मैं बोला ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैंने बोला आपके पास तो 20 सीट है केरला की, आप क्या कर लोगे 20 सीट से? पार्लियामेंट तो चलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को ये जब CAA प्रोटेस्ट जब हुआ तब समझ में आया कि भी इनकी ताकत कहाँ से आती है, और मेरे को बत्ती हुई एक्चुअली। भाई ये जो कॉन्फिडेंस है बोलते हैं ना, बहुत से कॉन्फिडेंस है। ये जो केरला का जो मॉडल है ना, बहुत से सक्सेसफुल मॉडल है एक्चुअली, और ये मॉडल ये लोग रिप्लिकेट करना चाहते हैं पूरे इंडिया में एक्चुअली। वहाँ पे मालूम में क्या चलता है एक्चुअली, LDF के जो ग्राउंड वर्कर और जो उनके जो पूरी जो पोलिट ब्यूरो वगैरह, वो लोग क्या करेंगे? जब भी उनको लगेगा कि BJP जीतने वाली है केरला में, तो वो लोग अपने कार्यकर्ता और अपने वोटर्स को बोलेंगे कि भाई आप UDF को वोट दे दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे।
वैसे ये लोग राइवल है, एलडीएफ और यूडीएफ राइवल है, लेकिन वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर, वो लोग को मालूम है कि भाई यूडीएफ तो हमको वोट नहीं करेगा, लेकिन हम यूडीएफ को वोट कर देंगे। को कांग्रेस तो लालची है ना, वो कभी नहीं करती है, उनको तो पावर चाहिए ही चाहिए। अब देखो क्या डेडिकेशन है एक्चुअली, कोई सवाल नहीं है एक्चुअली, कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी को दूर रखने के लिए उनके कैडर, उनके जो वोटर सब तैयार है, यूडीएफ को ले लेंगे हम 5 साल और जेल लेंगे, लेकिन बीजेपी को एंट्री नहीं करने देंगे एक्चुअली। भाई पॉलिटिकल पावर ये पहली लड़ाई है। अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो पहले तो जो पॉलिटिकली हो सकता है, ऐसे स्टेट का पावर आप समझो। ये जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, इंडियन का सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, उसकी पावर को आप समझो। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में अब मोदी साहब और अमित शाह साहब इसमें लग गए हैं कि मिनिमल डैमेज करते हुए कैसे पावर को रिटेन किया है, क्योंकि पावर रिटेन करके ही, अगर जितनी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में जब होती है, तो जो रिवर्स नुकसान होने वाला होता है, जो नेगेटिव नुकसान होने वाला, जो मतलब जो लोग पूरे एक्टिवली हिंदू सनातन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हो, उस पर तो रोक लगती है ना मेरे भाई। फिर आप अभी कुछ लोग बोलेंगे तो फिर हमारा हिंदू तो मरते हैं, यहाँ मरते हैं, वहाँ मरते हैं। सही बात है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा हो रहा है एक्चुअली, लेकिन ये टैक्टिकल लेवल में है। अभी मैंने स्ट्रेटेजिक लेवल में मैंने बता दिया, पॉलिटिकल पावर पहला बात है। अच्छा, केरला में कैसा हुआ है, वो उन्होंने लैंड ग्रैब किया है। तो लैंड ग्रैबिंग एक, अभी ये एक्चुअली उनको कोई इस्लामी राज्य बोलेगा तो इस्लामी राज्य कुछ नहीं चाहिए, उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए। और पॉलिटिकल पावर में उनको एक्चुअली सरिया भी ऐसा नहीं चाहिए कि सरिया उनको कुछ हो, सरिया भी इसलिए चाहिए कि वो नॉन मुस्लिम्स पे लग गया एक्चुअली। तो ये अभी जितनी मज़ारें जो बन रही है, जहाँ जहाँ पे मज़ारें बनी हुई है, जब उनका इस्लामिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट आएगी, ये सब मज़ारे का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी बना देंगे एक्चुअली, और पूरी लैंड को बेच के पैसा बनाएंगे एक्चुअली। इसलिए पूरे इंडिया में मज़ारें बन रही है, हाँ वहाँ कब्जा हो रहा है एक्चुअली। अभी तो उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली, अभी उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन अगर जब भी उनकी टाइप की गवर्नमेंट आएगी, जैसे केरला में है, तो पहला तो यही बनेगा, ये सारी लैंड जो मजार में है, जो मस्जिद में, उसको कमर्शियल उसका यूज चेंज हो सकता है एक्चुअली, क्वाइट पॉसिबल। उसमें पैसा है एक्चुअली, पॉलिटिकल पावर है, फिर कमर्शियल जो मॉल्स खड़े होंगे और सब उनके जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेंगे, पैसा आएगा, बिजनेस। आप लोग क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, ये सब आसान है क्या एक्चुअली? आप लोग को टेक्निकली बस ये होगा। आप अभी 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 आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। मतलब मैं तो एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं हिंदू लोग के लिए अगर काम करने वाला हूँ एक्चुअली। अभी मोदी जी क्या करने वाले हैं, अमित शाह क्या करने वाले हैं, वो तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं करने वाला हूँ, मैं ट्वीट करके कुछ नहीं करूँगा मेरे भाई, जो मुझसे हो सकेगा वो करूँगा मैं। अभी 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 कुछ लोग बोलते तो क्या हो, तो कुछ नहीं रहा है। अभी ये भी बात है, हो क्यों नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारा समाज, सनातनी समाज अभी रेडी नहीं है। अभी जो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे ये जो स्टेट पावर कितनी है इनके पास। वो स्टेट पावर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बन जाती है, तो फिर ये जो पॉलिटिकल पावर हम रिटेन करने का सोच रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं थोड़ा अपने दिमाग से थोड़ा सोच रहा हूँ। मुझे तो कुछ बीजेपी की इनसाइड स्ट्रेटेजी मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है मुझे। मैं थोड़े दूसरी टाइप की बात बोलता हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये अल तकिया, हाँ, ये कुछ मुस्लिम लोग कुछ अल तकिया करते हैं।
ये अल्तकिया क्या चीज़ है? अल्तकिया करना कब पड़ता है? अगर समझो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई अगर करते हैं मुस्लिम लोग, तो अल्तकिया करने की क्या जरूरत है? तो अल्तकिया कब करने की जरूरत? जब स्पिरिचुअल की बात नहीं, कुछ और बात है, कोई और एजेंडा का बात है, वो कुछ और करना है, तो अल्तकिया करो। जब आप वीक हो तो अल्तकिया करो। तो मेरे भाई, एक ये अल्तकिया क्या किसी और के दिमाग में नहीं आ सकता क्या? हाँ, ये पूरे दुनिया की गवर्नमेंट सब अल्तकिया कर रहे हैं। वो जॉर्ज ब्यूश, वो उसने अफगानिस्तान में वॉर किया, क्या बोल रहा है? इस्लाम में कोई गड़बड़ नहीं है, इस्लाम का हम अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। सारे दुनिया की गवर्नमेंट अल्तकिया कर रही है। तो अल्तकिया कुछ ऐसा कोई किसी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली। जो भी समाज एक्चुअली आपको मैं एक स्वीडिश सिंड्रोम में बताऊँ, एक स्वीडिश सिंड्रोम है। अरे अल्तकिया का छोटा भाई है स्वीडिश सिंड्रोम एक्चुअली। वो स्वीडिश सिंड्रोम में क्या होता है, जब कोई आपको किडनैप करके आपको बंदी बना देता है, तो वो टाइम में जो बंदी बनाए होते हैं वो लोग को साइकोलॉजी जो उनको कैप्टिव बना के रखते हैं, उनके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, यानी ये अच्छा कॉज के लिए लड़ते हैं, ऐसे ये अच्छे लोग हैं। क्यों? वो उनको होप देता है कि हम यहाँ से जिंदा निकल जाए। ये अर्थ क्या ही है एक्चुअली, स्वीडिश सिंड्रोम अर्थ क्या ही है एक्चुअली। तो आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा ये जो संचार कमेटी चल रहा है, ये पूरा मैं तो राम राज्य के उसमें हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये स्टेट बहुत पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरी सारी एजेंसीज बहुत पावरफुल होती है। और आप लोग बोल अभी ये अजीत डोभाल का भी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, जेम्स बॉन्ड बुलाते, जेम्स बॉन्ड ने कतार में माफ़ी मंगवा दी। अरे भाई, आप ये भी एक अर्थ क्या ही है, एक कुछ कतार वटार छोटी कंट्री के सामने हाँ भाई सॉरी बुलवा दिया, ये भी अर्थ क्या है एक्चुअली। कोई इंडिया झुकता भुकता नहीं है। कैसे झुकेगा इंडिया भैया? अरे तो क्या हर कोई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है भैया? क्या मोनोपोली है क्या और क्या पे किसी की? कॉपीराइट किया हुआ है क्या? फिर आप बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा के लाइव डेंजर। अरे भाई, नुपुर शर्मा के लाइव तो अभी जब ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं गुस्ताखी हुए, फिर कोई कुछ भी बोले, बीजेपी डिफेंड नहीं कर सकती है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि जब बीजेपी ने कतर में माफी मांगी, ये माफी मांगी, फिर ये बढ़ गया। बड़ा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो तो वैसे ही रहने वाला था। ये लोग जब करते हैं डिक्लेयर करते हैं, खत्म बात। वो बंदे ने माफी मांग ली थी, जेल में भी चला गया था। क्या नाम है वो भाई का, जो यूपी में जो जो उनको जिनका मैं सब नाम भूल जाता हूँ। तो नहीं होता है ना माफी नहीं करते ये लोग। तो ये जो है ना, टैक्टिकल लेवल में आपको लगेगा कि बीजेपी बैकफुट पे है, लेकिन मैं और दूसरी बात साइकोलॉजिकली मैं मानता हूँ। मैं एक्चुअली साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं थोड़ा मोदी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा कि भाई दो इमोशंस है एक्चुअली, दो इमोशंस है। एक इमोशन में ऐसा है कि आप किसी मजहब को फॉलो करते हो, उसमें ऐसा बोला है कि बीजेपी को अपोज करना है, वोट नहीं करना, ठीक है, उसमें लिखा है। फिर दूसरा ये है कि उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसकी पढ़ाई, उसको घर चाहिए, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, और दूसरा जो भी। अब साइकोलॉजिकली कोई एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि इसमें माइंड चेंज होता है या नहीं होता है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर समझो मैं लिंक नहीं करता हूँ, जो बंदा रेडिकल होने वाला है वो होने वाला ही है, और मैं मानता हूँ एक्चुअली। और कुछ लोग ये भी कैंपेन चलाते हैं कि इनकी घर वापसी करनी चाहिए।
अरे तो भी जब घर वापसी करनी है तो इनकी इनकी इनको इनकी स्थिति अच्छे कर करोगे तो अच्छी घर वापसी होगी। अगर इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, ये लोग ऐसे ही वो रहेंगे, इनकम नहीं है, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनकी घर वापसी करोगे, फिर बाद में तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो पहले पढ़ा लो। और दूसरा भी ये है, ये अभी ये सब ऐसा इतना इतना ग्राउंड पे ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा घबरा गए एक्चुअली, ये मरीज लोग घबरा गए एक्चुअली, सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है। राम मंदिर का फैसला उनका अगेंस्ट चला गया, ज्ञान वापी में भी अभी वही गड़बड़ डामाडोल है एक्चुअली, कुछ उनके हिसाब से जा नहीं रहा है। योगी जी दोबारा आ गए। और दूसरी बात टैक्टिकल लेवल में 2 मॉडल प्रूव हो गए। अभी मैं थोड़ा और ओपन होके बात कर रहा हूँ। एक मॉडल योगी जी जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने किया और एकदम समभाव से कर रहे हैं। अगर हिंदू गैंगस्टर ने गड़बड़ किया तो उसके अगेंस्ट भी वही एक्शन होता है, अगर मुस्लिम गैंगस्टर ने भी किया उसके अगेंस्ट भी वही एक्शन, समभाव, जैसे राम राज्य में होता है ऐसा। अब लोगों ने मान लिया ना, और उस मॉडल के अंदर मालूम पड़ गया कि भाई सिक्योरिटी अगर करते हैं तो थोड़ी शांति हो जाती है। पहला मॉडल सक्सेस हो गया। अब ये टेस्टिंग हो गया। अच्छा, और दूसरा मॉडल हेमंत शर्मा बिस्वा ने वो जो मदरसे बंद करवाए, फिर ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी देखा कि ये स्टेट का पैसा मदरसा में और कुरान पढ़ाने में जाता है, तो मना कर दे, ये क्यों स्टेट का पैसा इसमें जाएगा। सक्सेस हो गया, वहाँ पे 2 टेस्ट के सक्सेस हो गया। काम हो रहा है एक्चुअली, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसको उसका जो डायमेंशन समझने की जरूरत है एक्चुअली। एक टेट्राहेड्रन बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर रहता है ना, तो उसको ऐसा टैक्टिकली 1-2 टैक्टिकल काटने से कुछ नहीं होता है। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है, उसके कुछ 2-4 काटने से तो और बड़ा होता जाता है। उसको पूरा समझना पड़ता है। जैसे रावण को मारने के लिए वो नाभि पे अटैक करने से, वो विभीषण ने जो सीक्रेट बताया, वो सीक्रेट जरूरी होता है रावण को मारने के लिए। राम भगवान को भी वो सीक्रेट नहीं मालूम, विभीषण ने बताया है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मेरे सनातन भाइयों और बहनों समझे। आप बहुत प्यारी कौम है एक्चुअली, मुझे आपके लिए बहुत प्यार है एक्चुअली। और मैं तो ना पत्रकार हूँ, मैं तो एक नॉर्मल टीचर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं उस बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में जो चीज़ें करना भी मैंने समझा है कि मेरे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना मेरा काम है। सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कहीं कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ बातें होती है और मेरे को इसका कोई और आंसर दिखता है, तो मैं वो आंसर मैं रख रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जो लोग टैक्टिकल लेवल में जो एक्शन करवाना चाहते हैं मोदी साहब से, अमित शाह से, मैं उनकी सारी क्रिटिसिज्म को वैलिड समझता हूँ, उनके राइट को रिकग्नाइज करता हूँ, वो बोलते हैं उसको मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ मैं वो बात को रिपीट करूँगा। मैं उसकी राइट और उनका जो कहना है उसको एड्रेस मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, और जो भी चीफ मिनिस्टर के लिए बोला गया उसको उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बात। और मैं ये भी नहीं जानता कि मोदी साहब, अमित साहब, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये अकाल तकिया चल रहा है। ये तो मेरा मेरा कहने का मतलब अल तकिया वो लोग नहीं करे। लेकिन ये बात जरूर है, जब हमारा हिंदू समाज, अब पूरा हिंदू समाज ही होता है ना, जब कोलेटरल डैमेज किसको होता है, जब वायलेंस होता है स्ट्रीट पे, दुकानें जलती है, मौतें होती है, तो हिंदू कोलेटरल डैमेज है ना भैया। और अभी ये जो सिचुएशन ऐसा है, अभी ये जो प्रवीण नेटारू ने क्या किया, उसने सिर्फ फेसबुक पोस्ट में यही लिखा कि कांग्रेस की सेकुलर गवर्नमेंट में ये हो गया। तो ठीक है, ये लोग ने क्या किया, उसको मार दिया। देखो तुम्हारी बीजेपी की गवर्नमेंट है कन्नड़ में, अभी उधर भी मैंने मार दिया, अब क्या करोगे। ये देखो, ये जो अभी लड़ाई है ना, नेस्टी हो गई है अभी।
ये नष्ट हो गया एक्चुअली। तो मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भैया अगर आपको कुछ बोलना है सनातनी के लिए और बीजेपी के लिए तो मरने के लिए भी रेडी हो जाओ भैया। और एक्सपेक्ट मत करो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्रोटेक्शन बीजेपी दे या अमित शाह दे या कुछ नहीं दे। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछूंगा, हमारी ये जो सिस्टम को एक सेकेंड के लिए थोड़ा आराम से सोचो। जब पंजाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब जा रहे थे और उनकी गाड़ी कहीं एक जगह पे 20 मिनट के लिए रुक गई, ठीक है, और सिचुएशन क्या बन गई, जब उनकी जो एसपीजी कमांडोज नीचे उतर गए, वो कॉम्बैट जोन में आ गए। कुछ लोगों ने पुलिस से बात करने के ट्राई किया, अभी आप क्या कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो उनको लगा कि नहीं हो सकता है। अब देखो, मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैं एकदम क्लियर कट बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना डिकोड करनी पड़ती है। उसके बाद वो जो भगवत ने, वो कौन था, वो जो चीफ मिनिस्टर था ना पहले, वो जो उसके बाद आया था, अमरिंदर सिंह के बाद आया था, मैं उसका नाम भूल गया, वो उसने 2-3 बार डेमोस्ट्रेट किया। ये लोग कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उतर के वो कैमरे के साथ उतर के बातें कर रहा है। अरे भाई, क्या मोदी साहब को तो अपना लेवल का समझता है क्या भाई? तू 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 एक चीफ मिनिस्टर, वो भी पपेट चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस का, तू रोड पे किसी से बात करने लगा। वो लोग यही चाहते थे कि मोदी जी उतर के वहां पे वो जाए, दैट वाज द प्लान। लेकिन मोदी जी है ना, बहुत समझदार है। मैं आपको एक बात बोलूं, मोदी जी पे जवाबदारी बहुत आ गई है एक्चुअली, और थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। देखो भाई, मोदी जी हमको अपना मानते हैं, वो कुछ नहीं भूले हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि जब कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर का लेवल में पहुंच जाता है तो उसको सारे सॉल्यूशन निकालने होते हैं, और मोदी जी बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल में काम करते हैं। वो मोदी जी बहुत स्ट्रेटेजिक बंदे हैं एक्चुअली। अभी ये जो झंडा के लिए भी बोलते हैं, वो 26 जनवरी को कुछ खालिस्तानी ने झंडा फेंक दिया तो अभी तक बुरा नहीं लगा। अभी ये झंडा किसी मुस्लिम को ऑर्डर दे दिया, अभी खालिस पुलिस का झंडा बना रहे, ये सब बातें कर रहे हैं एक्चुअली। अरे भैया, आप खादी वालों को बोलो कि हमको 90 करोड़ झंडा चाहिए, उनको ऑर्डर दे दो, कब आएगा देखो आप। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचो ना भाई। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लो खादी से, खादी के क्या, अगर ज़्यादा बिजनेस हो तो खादी क्या कर लेगा। लेकिन अगर एक सिंबॉलिक करना है आपको, उसी तरह मेरे पास कुछ जवाब है एक्चुअली। जब जब वो जो काशी में भी जो हुआ, उसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ मंदिर वगैरह कुछ सनातन धर्म के हिसाब से कुछ बहुत ही जरूरी था, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वो कुछ है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन मोदी जी का दिमाग कैसा काम करता है, उन्होंने जस्ट यूपी इलेक्शन के पहले उसका इनॉग्रेशन किया, और उसका जो इम्पैक्ट होता है इलेक्टोरल पर, उस पर वो काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हो गया इधर उधर गड़बड़। अरे भाई, जब मरीज लोग आपका मंदिर तोड़ देते हैं, जब मरीज लोग आपका जो शिव की जो 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 बाबा जी मिल गए हैं, वो जो ज्ञान व्यापी मार्ग में, उसमें 350 साल से वजू कर रहे हैं और थूकते हैं, वो आपको चलेगा या नहीं भी चलेगा, चलो आपको बुरा लगा है। तो ये जब योगी जी को, जब उनको जिताना है, तो मोदी जी को मालूम है कि इसका इनॉग्रेशन, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड में सब करना हो। फिर ये सब छोटी छोटी डेलीकेट में जाएंगे, कभी ये मंदिर इम्पोर्टेंट है, ये वो बाद में कर लेंगे एक्चुअली। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो कहीं होगा, वो लेके आएंगे, कुछ अभी कुछ एक्सपर्ट को लेके आएंगे, करेंगे बाद में, कुछ है तो। लेकिन वो इनॉग्रेशन वो टाइम में होना जरूरी है एक्चुअली। He is working completely strategically actually, very strategic person actually। और टैक्टिकली भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ,
टैक्टिकली मैं नहीं मानता कि किसी भी एक भी लाइफ लॉस होनी चाहिए, लेकिन लाइफ लॉस अगर होनी ही है, समझो एक कमांडर लेवल का बंदे को मालूम पड़ गया है कि कोलेटरल डैमेज में लाइफ लॉस होनी ही होनी है, अभी उसको लेसर इविल चूज करना है एक्चुअली। मतलब चूज ये करना है कि 5 लाख जाएगी, 50 जाएगी, 500 जाएगी, 1000 जाएगी, 5000 जाएगी, 10,000 जाएगी, चूज करो। नो लाइफ ऑप्शन नहीं है। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर, ऐसे सुप्रीम कमांडर लीडर, आप क्या बोलेंगे? ठीक है भैया, मिनिमम 5 तो 5। जब सामने वाला बंदा सिविलाइजेशनल वॉर की तरह लड़ रहा है और आप लोग को टैक्टिकली हर एक पॉइंट पे नुक्का चुनी करनी है, आप करिए, मैं मना नहीं करूँ, आपका वैलिड है, सब क्रिटिसिज्म वैलिड है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली बीजेपी पे पास पावर होना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि मैं एक बार बेंगलोर गया हुआ था कुछ इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे कोई होटल में मैं रेस्टोरेंट खाना खा रहा था, तो मेरे को कुछ मैं अभी केरला में काम करता, मुझे केरला स्टाइल के पराठे और कुछ चने वगैरह अच्छा लगता, तो मैं उधर चला गया। वो बन ऐसे मुस्लिम रेस्टोरेंट होती है, तो मैं उसको बोला कुछ मोदी क्या है, मोदी ऐसा ऐसा, तो वो मालिक मुस्लिम था, वो मेरे को बोलते मोदी मर जाए। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलते हो? हमने तो कभी नहीं बोला कि फारूक अब्दुल्ला मर जाए, क्या कि उमर अब्दुल्ला मर जाए, या महबूबा मुफ्ती मर जाए, या ओवैसी मर जाए। हम तो कभी ऐसा नहीं बोलते। मोदी क्यों मर जाए भाई? देखो ये जो है ना, तो मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, अगर इतनी चीड़ है और मेरे को बदला लेना है, मुझे अगर कन्हैयालाल साहू के मौत का बदला लेना है, मुझे अगर उमेश कोहले का मौत का बदला लेना है, नितिन चटारू का मौत का बदला लेना है, मैं तो मोदी और अमित शाह को 1000 साल की राज करने दूंगा। ये लोग चिढ़ते हैं ना, इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? चिढ़ते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब ये लोग चिढ़ते हैं तो ये सिग्नल है ओपन, हमको नहीं चाहिए। और हम लोग लगे हैं भाई हमारा झंडा क्यों इधर हो गया, ये कैसा हो गया, पोलिस्टर क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और वो खालिस्तानी, और अभी पंजाब में जो सिचुएशन है वो संभालने की जरूरत है। मोदी जी चाहते हैं कि ये जो सिख कौम, ये हमारे हिंदुत्व के साथ जुड़े रहे एक्चुअली। ये जो आप जेम्स बॉन्ड का मजाक उड़ा रहे हैं ना, यही जेम्स बॉन्ड, ये अजीत डोभाल, वो गोल्डन टेम्पल में एक नॉर्मल स्पाई बन के घुस गया था वहां पे, बोला मैं पाकिस्तानी तरफ से आया हूँ आपके साथ लड़ने, पूरा इंफॉर्मेशन निकाला। ये बंदे को आप समझ क्या रहे हो? यही बंदा केरला में जो अभी चीफ मिनिस्टर है ना, उसने इंट्रोडक्शन किया था वो टाइम में, वो बहुत पहला उनका पोस्टिंग था, तो बहुत पहले। समझ में आ रहा है? ये लोग अल तक क्या कर रहे हैं ये लोग? आप बोल रहे हो वो कहाँ गया मौलाना साथ, अरे भाई कहीं भी चला गया। अब अल तक क्या हो रहा है? क्यों? क्या गवर्नमेंट अल तक क्या नहीं कर सकती क्या? अभी समाज रेडी नहीं है एक्चुअली। फ्रांस में जो हुआ, फ्रांस में 10% मुस्लिम है, और वहाँ पे जो सेकुलर है वो सेकुलर इंडिया में सेकुलर नहीं है एक्चुअली। वहाँ की डेमोक्रेसी इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लॉज है सब जगह, हमारे कुछ लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड जजेस भी है, पूरे सिस्टम में है। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? क्या बातें कर रहे हो एक्चुअली? एक ही काम करना है स्ट्रेटेजिकली, 1000 साल तक बीजेपी को रखो और सारी स्टेट में लाओ, लेकिन कई जगह तो आप बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। जहाँ आप नहीं ला सकते उनको और किसी तरह से कैसा थोड़ा कंट्रोल में रखना, ये सब जानते हैं अमित शाह, मोदी जी और सब। और ईडी अभी क्या कर रहा है? ईडी जो भी कर रहा है, क्योंकि ये लोग ओपनली करप्शन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बिंदास। अभी वो जो पास्टर चैटर्जी का पैसा 50 करोड़ मिल गया, देखो। अभी वो पहले वो लड़की बोलती है
वो कौन वो कोई लेडी है, वो बोलती मेरा पैसा नहीं है पार्थो का। अभी पार्थो साहब बोलते मेरा नहीं है किसी और का। अरे भाई किसका पैसा है फिर ये? और वहां पे महाराष्ट्र में भी चल रहा है अभी वो संजय राउत इन्वॉल्व है। एक बेचारे 256 ऐसे कुछ टेनेंट्स लोग का राइट चला गया, उनका जमीन चली गई, घर चला गया, ऐसा करप्शन चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कर्मा में मैंने बोला था ना कि हिंदू लोग सारे प्यास नहीं है। मेरा इस तरह तो अभी मुझे खुला बोलना पड़ता है, हिंदू लोग भी करप्ट हो गए हैं, तो कर्मा तो भुगतना पड़ता है ना भैया, सबको भुगतना पड़ता है। क्या करेंगे, कर्मा माफ नहीं करता है भैया। ठीक है, तो आप लोग जरा समझिए स्ट्रेटेजिकली। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, और मैं एक आराम से एक और एक वीडियो बनाऊंगा ये जो सिक्योरिटी मेजर्स। मैं एक बात भूल गया, थोड़ा मैं बोलने वाला था। मेरे कहने का मतलब था कि अब कन्हैयालाल जब जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वैसे अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है एक्चुअली। तो उसी तरह कन्हैयालाल साहू की सिक्योरिटी ब्रीच हुई नहीं हुई, उसका गर्दन काट दी। उमेश कोहली की सिक्योरिटी ब्रीच हुई कि नहीं हुई, उसकी भी गर्दन काट दी। उसी तरह नितिन तितारू की सिक्योरिटी ब्रीच हुई कि नहीं हुई। तो अगर इंडियन लॉ में सब इक्वल है तो अगर मोदी साहब के सिक्योरिटी ब्रीच के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर सकते हैं तो ये मौत के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल कमेटी बना के इसकी इंक्वायरी करो कि भाई कैसा सिक्योरिटी ब्रीच हो गई एक्चुअली। एक कॉमन आदमी को कोई आदमी जाके ऐसा गला काट स्टाइल से मार कैसे दिया भैया? क्या हुआ? पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? राजस्थान पुलिस ने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? इसको कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई तो भी इसकी कोई इंक्वायरी करे एक्चुअली। सिर्फ मोदी साहब की लाइफ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? और हमारा, मैं बोल रहा हूँ भैया, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए कुछ राइट्स देते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी का हमको डिस्कस करने का हमारा राइट है एक्चुअली। हमारा एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेटन कर रहा है एक्चुअली, ये नहीं हो सकता, नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग इस पर काम करेंगे, सबको काम करने की जरूरत है। और बीजेपी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। मैं जो भी बातें करूँ मैं अपनी जवाबदारी से बोलता हूँ एक्चुअली। मैं आपको ऑन कैमरा बोल देता हूँ, मुझे बचपन में बहुत शौक था कि मैं संत बनूंगा। मैं आज बोलता हूँ कैमरा में, मैं अब संत बन गया हूँ एक्चुअली। मैं हिंदू सनातन की मैं सेवा करूंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया मैं अपना पिंडदान कर देता हूँ। अभी कैमरा में मैं अपना पिंडदान कर देता हूँ, मैं तैयार हूँ एक्चुअली। मुझे आपसे बहुत प्यार है। Reality of most secular and progressive countries. फ्रांस वर्ल्ड की सबसे सेक्युलर कंट्री है, लेकिन उन्होंने चार्ली हेब्डो के कार्टून्स लगाए, हिजाब बैन किया और मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियन स्कूल्स की फंडिंग डबल की। यूएस लॉज डिराइव ही क्रिश्चियनिटी से हुए हैं। यूएस कांग्रेस हर साल एक क्रिश्चियन ब्रेकफास्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जहां यूएस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन मेथड से गैदरिंग को एड्रेस करता है और प्रेयर्स लीड करता है। यूके के अपर हाउस में 26 सीट्स केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप्स के लिए आरक्षित है। डेनमार्क, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, वहां लॉ है कि रिफ्यूजीज की ज्वेलरी और कीमती वस्तुएं जब्त कर ली जाएं। और इंडिया का हाल देखिए, हिंदू मक्खी मच्छरों की तरह मारे जा रहे हैं, पर सेक्युलर प्रेशर इतना है कि ना कानून कुछ कह रहा है ना गवर्नमेंट। इंटरनेशनल मीडिया और सेक्युलर से हम कब तक डरेंगे? वर्ल्ड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस।